हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं या ऐसे प्रश्न जो 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आ सकते हैं आपके सिलेबस पे, उन प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में। तो अभी तक हमने बच्चों अध्याय 1, 2, 3 और 4 के बारे में जान लिया है, उनसे बनने वाले प्रश्नों को समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 से बनने वाले प्रश्नों पर। तो अध्याय 5 को जानने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ अध्याय 6 को भी जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अध्याय 5 जो है उसका नाम है जैव प्रक्रम, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले तो हमें समझना है जैव शब्द का अर्थ। जैव शब्द का मतलब होता है जीवित। जैव मतलब जीवित, यानी इस प्रकृति में जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जो पदार्थ हैं, तो यहां पर हम जीवित दो चीजों को मानते हैं, एक जंतुओं को, दूसरे पेड़ पौधे या वनस्पतियों को। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रक्रियाओं को इस अध्याय में आपको जानना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। तो जैव प्रक्रम मतलब जीवों के अंदर घटने वाली विभिन्न क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाएंगी। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण से तात्पर्य है अपने शरीर को चलाने के लिए, जो भी जीव होगा वो अपने शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करेगा। आप देखते हैं बच्चों, कोई भी मशीनरी जो होती है वो मशीन बिना ऊर्जा के नहीं चलती। तो अपने जो शरीर है जीव का, उसे भी यदि हम एक मशीन मान लें तो उसे चलने के लिए भी आवश्यकता काय की होगी? पोषण की, यानी ऊर्जा की। तो ऊर्जा प्राप्त शरीर जिस प्रकार से करता है, जिस विधि से ऊर्जा को ग्रहण किया, वो कहलाई पोषण की विधि। और फिर उस पोषण से वो कुछ क्रियाएं करेगा और क्रियाएं करके ऊर्जा को मुक्त करेगा, और वो एनर्जी अपने शरीर की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको चलाने में खर्च होगी। तो पोषण का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए जीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब बच्चों, ये जो पोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला पोषण जो होगा उसे कहेंगे हम स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरा जो पोषण होगा ये कहलाएगा विषमपोषी पोषण। कौन कौन से 2 प्रकार हो गए? स्वपोषी और विषमपोषी। तो सबसे पहले बच्चों हम स्वपोषी पोषण पे बात करेंगे। स्व मतलब होता है खुद, पोषी मतलब खुद से खुद का पोषण करना, मतलब बाहर किसी पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, खुद कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करना जिससे ऊर्जा तैयार हो जाए और जिससे विभिन्न क्रियाएं संचालित हो जाएं। तो बच्चों, इस प्रकार का जो पोषण है वो पाया जाता है पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में। आपने पढ़ा होगा जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपने लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण खुद करते हैं और उन्हीं भोज्य पदार्थों से वो अपनी विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भोजन उन्होंने बनाया प्रकाश संश्लेषण से, उसका जो शेष बचा हुआ भाग है वो एकत्रित होता है फलों में या बीजों में, जिसका प्रयोग दूसरे जीव भी करते हैं। तो यहां पर स्वपोषी पोषण से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। स्वपोषी पोषण का मतलब है कि खुद अपना भोजन तैयार करना, जो कि कौन करते हैं? पेड़ पौधे। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधों के द्वारा अपना भोजन निर्माण करने की जो प्रोसेस है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है, चीजें कौन कौन सी जरूरी हैं जिनसे ये भोजन का निर्माण होगा? अभी आप यहां पर एक समीकरण लिखा हुआ देख रहे होंगे, यह समीकरण प्रकाश संश्लेषण का है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है। कौन से पौधों में? हरे पौधे। हरे पौधे मतलब ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। और यहां पर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर बच्चों
पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता किसकी है? क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होना चाहिए। ये इसके लिए आवश्यक घटक पदार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त की जाती है, जो जल है वो मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। अब जल मिट्टी में है, मिट्टी से ऊपर तक ले जाने के लिए, मतलब पौधे की पूरी हाइट तक ले जाने के लिए पौधे में एक विशिष्ट ऊतक तंत्र होता है जिसे जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। जाइलम का कार्य होता है पौधे में जल का परिवहन करना। तो मिट्टी से जल प्राप्त करेगा कौन? जाइलम। और जाइलम लेके जाएगा कहां तक? पत्ती तक। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? पत्तियों में। पत्तियों का रंग हरा होता है तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वहां तक जाइलम पहुंचाएगा पानी। दूसरा पदार्थ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित है और इसको पौधा ग्रहण करेगा। ग्रहण कहां करना है? प्रकाश संश्लेषण कहां हो रहा है? पत्ती के अंदर। तो पत्तियों की जो नीचे वाली सतह है उस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उन छेदों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के सिद्धांत के द्वारा, कि जहां पर अधिक सांद्रता है, सांद्रता कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली जाएगी स्टोमेटा द्वारा। आगे इसी वीडियो में अभी हम स्टोमेटा की संरचना को भी देखने वाले हैं। सूर्य का प्रकाश प्रकृति से उपलब्ध हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो कि पौधे का भोज्य पदार्थ है। अब ये जो भोजन बना लिया पौधे ने खुद के लिए, ये जो भोजन है अकेले पत्ती के लिए जरूरी नहीं है, ये पौधे के हर भाग को चाहिए। तो अब इसको पत्ती से भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचाने के लिए जो ऊतक तंत्र काम करता है उसे कहते हैं फ्लोएम। एक फ्लोएम तंत्र बना होता है, उसका कार्य होता है कि जो पत्ती में बना हुआ भोजन है उस भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना। तो ये फ्लोएम का कार्य हो गया। फिर इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बनी है प्रकाश संश्लेषण में, उसको वातावरण में छोड़ा जाना है। तो ये छोड़ने का कार्य कौन करेगा? तो ये पत्ती करेगी, उसी रंध्र या स्टोमेटा से करेगी जहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई थी। तो यहां तक की बातें क्लियर होंगी। इनमें से कोई भी छोटा प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएं। बच्चों, अभी जो आप बोर्ड पर चित्र बना हुआ देख रहे हैं ये एक स्टोमेटा का चित्र है, जिन पर अभी हमने चर्चा की थी कि पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। इन्हें रंध्र भी कहते हैं, हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा। तो आप देख रहे हैं ये एक स्टोमेटा की संरचना है। इस प्रकार से सेल्स होती हैं और ये बीच में ये जो है, ये जो जगह है ये स्टोमेटा है। यहाँ पर इसकी संरचना की बात करें तो ये दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये रक्षक कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल हैं, जो स्टोमेटा को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन रक्षक कोशिकाओं की जो भीतरी भित्ति होती है, मतलब यदि ये रक्षक कोशिका है तो इसकी ये वाली जो भित्ति है ये थोड़ी सी मोटी होती है। दोनों रक्षक कोशिकाओं की जो अंदर वाली भित्ति है वो कैसी होगी? मोटी होगी, और जो बाहर वाली भित्ति होती है वो पतली होती है। तो ये एक खुला स्टोमेटा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो ये स्टोमेटा खुल जाते हैं। खुलते कैसे हैं? ये जल को अवशोषित करती हैं कोशिकाएं। ये जो गार्ड सेल हैं ये जल को अवशोषित करेंगी, जब पानी को सोख लेंगी तो ये फूल जाएंगी और फूलने के कारण इनमें खिंचाव होगा और ये स्टोमेटा खुल जाएगा। इस प्रकार से स्टोमेटा का खुलना होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है तो ये जो कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल जो हैं, ये जल को अवशोषित नहीं करती, जिसके कारण क्या होता है? ये लूज हो जाती हैं और ये जो भित्ति है वो इस स्टोमेटा को बंद कर देती है यहां से। तो इस प्रकार से स्टोमेटा खुलेगा और बंद होगा। ये डिपेंड करेगा काय पे? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए या नहीं चाहिए। यदि चाहिए, मतलब जब पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा तो स्टोमेटा खुलेगा, अदरवाइज स्टोमेटा बंद होगा। तो ये तो बच्चों बात हो गई काय की? जो स्वपोषी पोषण है उसकी, और उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। अब हम चलते हैं विषम पोषी पोषण की तरफ। विषम का मतलब होता है जो स्वयं अपना भोजन ना बनाए, जो भी जीव, अब वो छोटे जीव हो सकते हैं, बड़े जीव हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए स्वपोषी के ऊपर निर्भर रहें। स्वपोषी कौन है? पौधे। अब पौधों से जो अपना भोजन ग्रहण करेंगे वो डायरेक्ट पौधों से ग्रहण करें या अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है पौधों से भोजन ग्रहण करें। तो दोनों ही कंडीशन में यदि कोई जीव
किसी स्वपोषी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करता है तो इस घटना को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब इसमें फिर कई प्रकार के जीव होते हैं, जिनमें शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, फिर आपके परजीवी होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जीव होते हैं, सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ओवरऑल निष्कर्ष में जब जाएंगे तो वो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ही प्राप्त कर रहे होंगे, स्पेशली स्वपोषी के साथ प्राप्त कर रहे होंगे। अब जो विषमपोषी जीव हैं उनमें परजीवी जो होते हैं, पर मतलब दूसरा जीवी मतलब जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करें और उसे बदले में उसकी मृत्यु ना हो, उस जीव को नष्ट ना करें और उससे अपना भोजन लें, ऐसे भी जीव होते हैं। जैसे अमरबेल आपने सुना होगा, एक प्रकार की बेल होती है जो आपने अक्सर अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों के ऊपर फैली हुई देखी होगी। तो अमरबेल, जिसका वानस्पतिक नाम कस्कुटा रेफ्लेक्सा होता है, ये क्या करती है, इसमें पत्तियां नहीं होती, मतलब ये अपना खुद का भोजन खुद नहीं बनाती, ये किसी पौधे के ऊपर जाके फैल जाती है और इसका जो तना होता है उसमें छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हॉस्टेरिया कहते हैं। वो सुई जैसी संरचनाएं हैं जो पत्ती में या तने के अंदर उनके द्वारा डाल दी जाती हैं और जो पौधा जिस पर वो स्थापित है, जब वो अपना भोजन बनाता है तो वहां से उसके फ्लोएम से खींच के ये अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार के जीव जो दूसरे से अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करें वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जूं आपने देखे होंगे, जूं जो होते हैं वो भी किसी जीव के ऊपर रहते हैं और वहां से उसके खून को पीकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से लीच जो होती है वो भी किसी जीव पर चिपक जाएगी और वहां से रक्त के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करेगी। फीताकृमि वगैरह अन्य जो भी जीव हैं वो सब विषमपोषी पोषण के अंतर्गत परजीवी के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरे होते हैं एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका है। वो एक कोशिकीय जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? आपने सुना होगा जैसे अमीबा, अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा एक ही कोशिका होती है, तो इसे जब अपना भोजन प्राप्त करना होता है तो ये विसरण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। विसरण मतलब क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ का प्रवाह होना विसरण कहलाता है। तो जैसे अमीबा है, तो अमीबा के अंदर जब भोज्य पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है और ऐसे क्षेत्र में वो गया जहां पर भोजन ज़्यादा है, तो अंदर सांद्रता कम है, बाहर उस पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा है, तो विसरण के द्वारा ये क्या करेगा, बाहर से वो जो भोज्य पदार्थ है इसके अंदर चला जाएगा। कोई विशेष अंग एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता। पोषण प्राप्त करने के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए विशेष अंग इनके अंदर नहीं होते हैं। जैसे अमीबा के अंदर कोई विशेष अंग नहीं होता है। अमीबा सिंपली जो उसकी एक कोशिका है उसी के द्वारा कुछ अंगों का निर्माण करता है, अंगों जैसी संरचनाएं बनाता है और अपनी क्रिया को पूरा कर लेता है। जैसे मान लीजिए अमीबा को कहीं प्रचलन करना है, जाना है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, किसी भी प्रकार से इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ये अमीबा हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आगे जाना है, चलन करना है, प्रचलन करना है, तो ये क्या करेगा, अपनी इसी कोशिका से इस प्रकार के पैर जैसी संरचनाएं बनाएगा और उनके द्वारा आगे की तरफ ये मूव कर जाता है। अक्सर एक कोशिकीय जीवों के निश्चित आकार नहीं होते, लेकिन बच्चों याद रखना जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम आपने सुना होगा, आपका जो जूता होता है उसके सोल की तरह इसकी संरचना होती है और इस प्रकार के रुएं इसके चारों तरफ आपने बुक में बने हुए देखे होंगे, इस प्रकार के पाए जाते हैं, अंदर इसके अंग होते हैं। ये जो पैरामीशियम है ये एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी एक निश्चित संरचना होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई परजीवी की या जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भोजन प्रक्रिया की। अब हम जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें भोजन किस प्रकार वो ग्रहण करते हैं, किस प्रकार पोषण प्राप्त करते हैं, उन बातों को हम जानते हैं। तो यहां पर हम ये पूरी घटना पोषण की मनुष्य के संदर्भ में ही जानने का प्रयास करते हैं। भोजन मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसके पाचन के लिए एक सुव्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। यह पाचन तंत्र आपका मुंह से शुरू होता है और आपकी बड़ी आंत के अंतिम जो किनारा है जिसे गुदाद्वार कहते हैं वहां तक पूरा फैला रहता है। यह पूरा सिस्टम आपका पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में पूरी एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसको हम शॉर्ट में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप उससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। तो देखिए पाचन तंत्र में आपका पाचन जो प्रारंभ हो रहा है वो आपके मुंह से होता है। मुंह में आपके दांत पाए जाते हैं जो भोजन को
चबाने का, पीसने का, तोड़ने का कार्य करते हैं। आपके जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। साथ में एक जीभ होती है, जीभ पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनको स्वाद ग्रंथियां कहते हैं। ये आपको टेस्ट का जो स्वाद है उसका ज्ञान कराती हैं, इसीलिए जीभ को ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। इसी के साथ आपके मुंह में विशेष प्रकार की ग्रंथियां और हैं जिनकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, जिनको लार ग्रंथियां कहते हैं। आपके शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, भोजन के पाचन में कई सारे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो ये जो एंजाइम है भोजन के पाचन को सरल बनाते हैं, कम समय में पूरा करवाते हैं। तो लार ग्रंथियों में जो एंजाइम बनता है जिसका नाम एमाइलेज है, वो एमाइलेज आपके भोजन में जो आपने स्टार्च ग्रहण किया है, स्टार्च को तोड़ता है काय में, ग्लूकोज के रूप में। जो लार का एमाइलेज है वो स्टार्च को शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और अब आगे प्रोसेस में जो शुगर है उसका पाचन होता है। लार ग्रंथियों से लार मिलने के बाद चबा हुआ भोजन आपके गले के इस रास्ते के द्वारा, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, जो गले से होकर गुजरती है, इससे भोजन फिसलता हुआ पहुंचता है आपके यहां अमाशय में। अमाशय एक इस प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर गले से आने के बाद भोजन यहां पर भर जाता है। तो अमाशय के अंदर भोजन एकत्रित होता है, भोजन की थैली है और इसको जठर ग्रंथि भी कहते हैं। अमाशय के द्वारा 3 चीजों का स्त्रावण किया जाता है। एक अम्ल जिसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, दूसरा एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम पेप्सिन है, और साथ में श्लेष्म या म्यूकस का स्त्रावण भी आपके अमाशय के द्वारा किया जाता है। जो अमाशय है उसमें चूंकि अम्ल निकल रहा है, HCl निकल रहा है, तो ये जो आपके भोजन में मिलता है तो भोजन की प्रकृति को ये अम्लीय कर देता है। अब भोजन का स्वभाव कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। पेप्सिन जो है वो वहां पर पाचन की क्रिया को करवाता है। जो श्लेष्म या जो म्यूकस निकला है वो अमाशय की जो दीवार है अंदर साइड वाली, उस पर एक अस्तर की तरह कार्य करता है ताकि HCl के प्रभाव से वो जो आपका अमाशय है वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि HCl है तो एक अम्ल जो कि निर्जलीकरण का कार्य करता है और वो क्षति पहुंचा सकता है अमाशय की दीवार को। तो इस प्रकार से अम्लीय माध्यम में भोजन का जो पाचन है वो अमाशय में प्रारंभ हो जाता है। अमाशय के बाद भोजन जो जिस अगली संरचना में जाता है उसे हम कहते हैं छोटी आंत। बच्चों, नाम छोटी आंत है लेकिन होती बहुत बड़ी है। एक साधारण मनुष्य में इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 21 फीट होती है। तो 21 फीट की जो छोटी आंत है उसके अंदर जो आपका भोजन है वो चलना प्रारंभ करता है, वहां भोजन का पाचन प्रारंभ होगा। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो अम्लीय माध्यम में भोजन आ रहा है, अम्लीय माध्यम में जो पाचन का कार्य होना था वो अमाशय में कर लिया जाएगा और उसके बाद अब भोजन को क्षारीय बनाने का समय आ गया है। तो जब आंत में भोजन जाता है तो आपने सुना होगा कि आपके शरीर में एक अंग होता है जिसका नाम यकृत या लीवर है। तो जो लीवर होता है, यकृत, वो एक विशेष प्रकार का पित्त रस स्त्रावित करता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो जब भोजन यहां से जा रहा है तो जो पित्तरस आके भोजन में मिलेगा तो अब भोजन का स्वभाव क्षारीय हो जाता है। तो क्षारीय भोजन अब आगे की तरफ सरकेगा। भोजन के छोटे छोटे खंड या लुगदियां बनी होती हैं जो कि 21 फीट लंबी आंत के अंदर जिनको चलना है। भोजन चलेगा कैसे? तो जिस प्रकार आपने देखा होगा केंचुआ जब रेंगता है तो केंचुए की जो रेंगने की जो गति है उसे हम कहते हैं कंपानुकुंचन गति, मतलब स्वयं को सिंक करना और फिर छोड़ना, तो इससे वो आगे की तरफ खिसक जाता है। इसी प्रकार आपकी आंत में जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी आंत अपने आप को सिकोड़ती है और छोड़ती है। इससे भोजन का जो हिस्सा है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जो छोटी आंत आपकी होती है जो 21 फीट के लगभग हमने बात की है, उसके अंदर खोखली संरचना होती है और उंगलियों जैसी संरचना उसके अंदर पाई जाती है। जैसे ये यदि खोखली आंत है तो इसमें इस प्रकार की उंगलियों जैसी संरचना दोनों तरफ इसमें पाई जाएंगी जिसके अंदर भोजन चलता है। इन पर इस प्रकार की छोटी छोटी सुई जैसी संरचनाएं होती हैं। ये जो उंगली जैसे प्रवर्ध हैं और ये छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं ये रोम कहलाती हैं, दीर्घ रोम इन्हें कहते हैं। इन्हीं के ऊपर जो डॉट जैसी संरचनाएं लगी हैं वो भोजन से पाचक जो पदार्थ है पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अवशोषण करती हैं और वो कार्बोहाइड्रेट रक्त के द्वारा कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। अंत में छोटी आंत से होने के बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पर आपने जो भोजन किया था उस भोजन में जो पानी है, जो जल है, उस जल को यहाँ से सोखा जाएगा और पूरा जो पानी है सोखने का प्रयास किया जाएगा।
और इसके बाद पानी सोखने के बाद जो पदार्थ बचता है, जिसे हम वेस्ट पदार्थ कहते हैं, कचरा जो हमारे शरीर का बचता है, वो अंततः मलाशय को भेज दिया जाता है और उसके बाद उसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बच्चों, हम अगले हिस्से में चलते हैं। जो भोजन के पोषण के बाद, अवशोषण के बाद जो ग्लूकोज मिल गया, वो ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा अवशोषित होकर। अब अगला काम आता है श्वसन। तो श्वसन यहाँ पर हमें समझना है, यह प्रकाश संश्लेषण के विपरीत क्रिया होती है, उल्टी क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया गया था और ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया गया था। श्वसन की जो प्रक्रिया होगी, इसमें हमारा शरीर क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, विघटन करता है। काय के द्वारा करता है? ऑक्सीजन के द्वारा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और इसी के साथ जो ऊर्जा है वो मुक्त की जाती है और वो जो ऊर्जा है उसी से हमारा शरीर कार्य करता है। तो श्वसन का समीकरण हमने अध्याय 1 में भी वियोजन अभिक्रिया जहां पढ़ी थी वहां पर देखा था। C6H12O6 + 6O2, तीर का निशान हम लगाते थे, CO2 + H2O + 673 किलो कैलोरी या 38 ATP। इस प्रकार से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस प्रोसेस को कराने के लिए, श्वसन की पूरी प्रक्रिया को कराने के लिए हमारे शरीर में एक पूरा सिस्टम बना होता है जिसको कहते हैं हम श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर आपकी नाक सम्मिलित होती है। नाक का ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये नासा छिद्र कहलाते हैं। अंदर का रास्ता नासा मार्ग कहलाता है। अंदर इसके आपने देखा होगा छोटे छोटे बाल होते हैं और एक चिकनी म्यूकस की परत लगी होती है। चिकनी म्यूकस की परत और उन बालों का कार्य ये होता है कि जब आप सांस लेते समय हवा अंदर ले रहे हैं, उस समय धूल मिट्टी आदि के कण अंदर ना जाएं और यहाँ से जो हवा जाती है वो हवा यहाँ से आपके गले के पास जो श्वसन मार्ग है वहाँ से होती हुई फेफड़े में पहुँचती है। ये जो फेफड़े आपकी दोनों पसलियों के अंदर गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जिनको कूपिका कहते हैं। कूपिका का कार्य होता है कि जब आप सांस लेंगे उस समय हवा को अपने अंदर भरना। और प्रत्येक कूपिका में रक्त की जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो फैली होती हैं। तो जब आप सांस लेते हैं, आपने जब सांस ली, इनहेल किया, तो जो ऑक्सीजन आपके फेफड़े के अंदर पहुंची वो कूपिका में पहुंच जाती है। कूपिका में जो रक्त होता है वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और जो रक्त का स्पेशली हीमोग्लोबिन वाला जो हिस्सा है वो ग्रहण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और उसको लेकर चला जाता है आपके शरीर की समस्त कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। वो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करती है, ऊर्जा विमोचित करती है और बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड को आपका रक्त पुनः ग्रहण करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको लेकर आता है वापस फेफड़े के अंदर और फेफड़े से आके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को करवाने के लिए जो माध्यम है वो रक्त होता है। इस रक्त को चलाने के लिए, रक्त का संचरण करने के लिए हमारे शरीर में हृदय पाया जाता है जो कि रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हमारा जो हृदय है वो टोटल 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब यहाँ पर कुछ जीवों के अंदर ये जो चैम्बर की संख्या है वो बदल भी सकती है। जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनमें 3 चैम्बर का हृदय होता है। मछली के अंदर आप देखेंगे तो 2 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। हमारे शरीर में ब्लड को चलाने के लिए, लाने ले जाने के लिए जो ट्यूब्स डली हुई हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक धमनी कहलाती हैं, दूसरी शिराएं कहलाती हैं। धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और जो आपकी शिराएं हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। आप जब अपने शरीर को देखते हैं तो जो नीले रंग की नलियां आपको दिखाई देती हैं वो शिराएं होती हैं, क्योंकि उनका रंग नीला होता है। और जो लाल होती हैं, जो अक्सर दिखाई नहीं देती, वो धमनियां कहलाती हैं। तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त रहेगा और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है। अब शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? तो शुद्ध रक्त से तात्पर्य होता है ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है वो शुद्ध रक्त कहलाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त है वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। बच्चों, जब ये रक्त आपके शरीर में बहता है धमनियों शिराओं में, तो चूंकि हृदय ने पंप किया है, प्रेशर दिया है, तो प्रेशर देने के कारण एक दबाव इन धमनियों पर पड़ता है। तो ये जो दबाव है इसी को हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो एक सामान्य मनुष्य में 120/80 mmHg होना चाहिए। अब ये 2 प्रकार से रीडिंग क्यों दी है? ये 2 प्रकार से दाब को मॉनिटर किया जाता है। एक अनुशिथिलन
दाब कहलाता है, एक प्रकुंचन दाब कहलाता है। मतलब एक उस समय का दाब है जब आपके हार्ट ने, आपके हृदय ने रक्त को पंप किया, उस समय जो प्रेशर आया वो प्रकुंचन दाब है। और जब पंप होने के बाद आपके हार्ट ने, हृदय ने जो रेस्ट किया, उस समय धमनियां भी रेस्ट करती हैं, तो रेस्टिंग पीरियड में कितना प्रेशर उन पे है वो अनुशीतलन प्रेशर कहलाता है। तो ये जो प्रकुंचन वाला है, जो ज्यादा वाला है, ये 120 और ये वाला 80 यहां पर होना चाहिए। इसको मापने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है वो स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चों एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब हमारे शरीर में एक तंत्र और होता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं को करने के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती, बल्कि वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इनको शरीर से बाहर करने के लिए एक विशेष तंत्र बना हुआ है जिसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जो आपके शरीर में उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र के अंदर 2 किडनियां शामिल होती हैं जिन्हें आप वृक्क कहते हैं। ये सेम के बीच के आकार जैसी संरचनाएं हैं जो आपके पेट के निचले हिस्से में अंदर धसी हुई, मतलब पीछे पीठ की तरफ पाई जाती हैं। तो 2 किडनियां होती हैं, 2 मूत्रवाहिनी होती हैं। किडनी से नली जैसी संरचनाएं निकलती हैं जो मूत्रवाहिनी कहलाती हैं, और नीचे आके एक ब्लैडर होता है जिसे मूत्राशय कहते हैं, उसमें आके दोनों ट्यूब जुड़ी होती हैं और उस ब्लैडर के आगे का जो रास्ता होता है वो मूत्र मार्ग कहलाता है। तो ये जो किडनी है ये आपके रक्त के अंदर जो अशुद्धियां घुल गई हैं उनको छानने का कार्य करती है। आपका रक्त किडनी में जाता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन लगे होते हैं। नेफ्रॉन एक यूनिट होती है जो कि एक छन्नी का निस्यंदन का कार्य करती है। इससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, छनता है, और छनने के बाद कहाँ पहुंचता है, जो कचरा है वो छानने के बाद मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय तक, और वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बच्चों आपने सुना होगा कि जब किडनियां ठीक तरीके से काम नहीं करती तो ब्लड का छन्ना, प्यूरिफिकेशन बंद हो जाता है और वहां पर कृत्रिम रूप से हमें एक प्रक्रिया करानी होती है जिसे डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, डायलिसिस क्या है। तो ये आपकी प्रमुख जैव प्रोसेस थी और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। इसलिए अब हम अगले पाठ की ओर चलते हैं जो है हमारा अध्याय 6। बच्चों अब आपके शरीर में सूचनाओं के नियंत्रण समन्वय का जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो पूरे शरीर में नियंत्रण का कार्य करने के लिए जो सिस्टम उत्तरदायी है उसे तंत्रिका सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, आपका जो सिस्टम है, समस्त क्रियाओं को रेगुलेट करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करके ये चलता है। समन्वय का मतलब होता है मैनेज करना, सभी क्रियाओं को एक दूसरे के तालमेल में लाना। तो ये कार्य भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में आपका जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तंत्रिका ऊतकों से और मस्तिष्क से मिलकर बनता है। हमारे जो तंत्रिका ऊतक हैं पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा सिस्टम बना है और इसका पूरा सुपर पावर जो कंट्रोल है वो हमारा मस्तिष्क होता है। हमारा जो मस्तिष्क है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसे हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र रिस्पॉन्स करता है किसी सूचना पर, कोई इंफॉर्मेशन जब मिलती है उस पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रिएक्ट करता है। तो सूचना देने का जो कार्य करते हैं वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। जैसे आपकी जो कान है, कर्ण, या जो नाक है, या आपकी जो जीभ है या त्वचा है, ये सभी चीजें, आंखें हैं, ये क्या करती हैं, किसी मैसेज को देने का कार्य करती हैं मस्तिष्क को। तंत्रिका तंत्र के द्वारा वो मैसेज क्रिएट जो हुआ है वो पहुंचाया जाता है ब्रेन तक। ब्रेन अपनी जो मेमोरी है उसके द्वारा उसको समझकर, जानकर और जो एक्शन करना है उस एक्शन को करता है, और वो एक्शन करने के लिए जिन अंगों से करवाना है उन अंगों तक पुनः सूचना भेजी जाती है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही आगे तक ले जाई जाती है और वो अंग अपना वो कार्य करते हैं। समन्वय के लिए, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए शरीर में कई विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी होती हैं जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो अब इस पाठ के अगले हिस्से में हम उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनका मतलब ये है कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं।
अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होंगी? नलिका विहीन होंगी, यानी इनमें जो पदार्थ बनेगा, अब पदार्थ क्या बनता है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उनमें जो पदार्थ बनता है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। तो जो हार्मोन्स बनेगा तरल रूप में बनता है, विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होता है जो कई क्रियाओं के लिए जैव उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब उन क्रियाओं की स्पीड को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये जिनमें बनेगा वो ग्रंथियां नलिका विहीन होंगी, मतलब वो जो पदार्थ बना है उसे ले जाने के लिए कोई नलिका तो नहीं है, तो वो रक्त में घुलकर रक्त के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। ये दोनों टाइप से हो सकती हैं, इनमें नलिकाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। कुछ इनमें बनने वाले हार्मोन्स जो रहेंगे वो रक्त के साथ चले जाएंगे, कुछ नलिका के द्वारा भी ट्रांसफर होते हैं। और ऐसी हमारे शरीर में एकमात्र ग्रंथि होती है जिसका नाम अग्नाशय है। फिर हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं, तो बाह्यस्रावी मतलब इनके अंदर जो पदार्थ बनेगा उसको ले जाने के लिए एक नलिका तंत्र भी पाया जाएगा, जिन नलिकाओं के द्वारा वो पदार्थ आगे तक जाएगा। जैसे यकृत आपका, आंसू ग्रंथि आपकी, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तो ये सब चीजें हैं। खासकर इनमें जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं, जो कि जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनमें कई ग्रंथियों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे थायराइड ग्रंथि, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि हैं और इनसे जो विशेष पदार्थ है वो निकलता है। जैसे थायराइड ग्रंथि की यदि हम बात करें तो हमारे गले में यहाँ पर ये पाई जाती है और इससे जो पदार्थ निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन। जो हार्मोन निकलेगा वो थायरोक्सिन है। और यदि ये हार्मोन हमारे अंदर कम हो जाता है तो हमें एक बीमारी होती है जिसको घेंगा रोग या गाइटर भी कहते हैं। इसी प्रकार से बाकी और भी जो ग्रंथियां हैं, जो टेस्टिस है, ओवरीज हैं, इनसे भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में ये हार्मोन्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन यदि ये हमारे शरीर में नहीं निकल पाते हैं तो हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है। अग्नाशय के बारे में आप सब जानते होंगे, आपने सुना ये मिश्रित ग्रंथि है, इससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। एक इंसुलिन नाम का हार्मोन जो आपने सुना होगा, जो आपके रक्त में शक्कर के पाचन के लिए उत्तरदायी है। ये अग्नाशय का जो पूरा अग्नाशय है उसमें लैंगरहैंस के द्वीप नामक एक जगह होती है। वहां पर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उनमें से जो बीटा सेल्स हैं, अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकालती हैं। वो हार्मोन्स ब्लड में आता है और ग्लूकोज का पाचन करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप विभिन्न ग्रंथियों के बारे में जान गए होंगे, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स जान गए होंगे। तो अब मुझे आशा है कि इस पार्ट से जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं उनके उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। बच्चों, हमारा जो शरीर होता है वो जो क्रियाएं करता है, जो नियंत्रण समन्वय की क्रियाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और दूसरी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाएं जिन पर आप कंट्रोल ना कर सकें, जैसे मुंह में लार का आना, उल्टी आना, छींक आना, ये ऐसी प्रोसेस है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं और जो आपके शरीर के द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं उनको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो आपका मस्तिष्क उनको कंप्लीट नहीं करता। वो मस्तिष्क की जगह मेरुरज्जु, जो यहाँ सिर के पिछले भाग में जो कॉर्ड है, इसके द्वारा संचालित होती हैं और बाकी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय 6 था, नियंत्रण एवं समन्वय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जिसमें अगले कुछ पाठों की चर्चा आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।